हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने क्लास 12th के मेन चैप्टर्स जो हैं वो करवा दिए थे। कुछ पुराने चैनल पर हैं, कुछ इस पे भी मैंने डाल रखे हैं। एंड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज हम देख लेते हैं कि अगर हमें आफ्टर 12th बीए साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है तो उसके लिए हमें लाइक क्या क्या होना चाहिए और हमें क्या क्या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रेडी करना पड़ता है खुद को पहले से। और अगर किसी को लगता है कि साइकोलॉजी में मैथ्स नहीं होती है तो साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ाया जाता है एक पेपर, और फिर वापस से ये पेपर का आगे कॉम्प्लेक्स लेवल पढ़ाया जाता है। और ये मैथ्स इसमें होती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत होती है। तो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स 3 साल की होती है और 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर्स और 1 सेमेस्टर 3 से 4 महीने का टाइम होता है एक सेमेस्टर में। ठीक है। तो अगर आप लोग स्कूल के बाद बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स करते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा। उधर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एक तो स्किल एनहांसमेंट पेपर पढ़ाए जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इंग्लिश एसीसी पढ़ाया जाता है। ठीक है। और भी काफ़ी पेपर्स हैं, मैंने ये तीनों पढ़े हैं तो मैं स्पेसिफिकली अभी इनको मेंशन कर रही हूँ। और कोर पेपर्स कौन से पढ़ाए जाते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और वो आपको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो मेन है, कंपलसरी है, वो पढ़ना पड़ेगा। तो कोर पेपर्स की बात कर लेते हैं। एक तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर 1, देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च पेपर 2। जैसे मेरा था तो मैंने ये एक पेपर पढ़ा था सेमेस्टर 4 में और एक पढ़ा था सेमेस्टर 1 में। ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में और सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा था। और अब आ जाते हैं बाकी मेन सब्जेक्ट्स पे जो पढ़ना पड़ेगा, जो डीएससी नहीं है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी थर्ड ईयर में जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सेकंड ईयर में मेन पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। और कल्चरल एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी के साथ साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी में चॉइस है, जिसमें से मैं कल्चरल एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। ठीक है। देन एक यूडीपीडी आ जाता है पेपर जो आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। एक ये मैंने पढ़ा था सेम 4 में सेकेंड ईयर में, और अभी थर्ड ईयर में भी पढ़ा है सेम 5 में। ठीक है। तो यूडीपीडी क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और ये भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ये मेन पेपर है, इसे स्किप नहीं कर सकते। देन आ जाता है बायोसाइकोलॉजी, ये भी मेन पेपर है, कोर्स सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ेगा। फिर एक है ओबी मेन पेपर थर्ड ईयर में जो भी मैं पढ़ रही हूँ, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये आगे अगर आपको एचआर में जाना है, एचआर वाली फील्ड में, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ऐसा सीन है कि जैसे हमारा थर्ड ईयर ख़त्म होता है, अब हमने ओबी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक स्किल एनहांसमेंट वाला पेपर है जो डीएससी की तरह पढ़ाया जाता है, ये भी मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपने ये दोनों पेपर पढ़े हैं थर्ड ईयर में तो इसके बाद बीए करने के बाद हम एमए इन साइकोलॉजी ऑनर्स की बजाय एमबीए करके एचआर भी बन सकते हैं अगर हमें उस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, उसमें भी हम ज़्यादातर इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओबी के बारे में। तो दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बहुत कनेक्टेड है। मेन ये है कि ओबी जो है हमारा कोर सब्जेक्ट है, वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ चॉइस डीएससी मिलता है पढ़ने के लिए। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे पीआईडी। पीआईडी मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो कि है साइकोलॉजिकल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड ये भी मेन कोर पेपर है, पढ़ना पड़ेगा, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। देन डीओपीटी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट। अब जो डीओपीटी है और जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, बट दोनों सब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाते हैं। उनके कुछ कुछ टॉपिक्स मिलते हैं और वो आपको हर एक उसमें दिख जाएंगे स्टार्ट्स को छोड़ के कि कुछ कुछ टॉपिक्स ये मैंने यहाँ पे ही पढ़ा था और मैं यहाँ पे भी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो वो कहीं कहीं पे सेम सेम सिमिलैरिटी या फेमिलियरिटी दिख जाएगी कुछ टॉपिक्स में, बट सब्जेक्ट्स आपस में एकदम अलग है। और वो सब्जेक्ट किसी और की ही चीज़ की बात कर रहा है, उसका फोकस कहीं और है, दूसरा सब्जेक्ट कहीं और ही फोकस कर रहा है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड डीओपीटी विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट, दोनों कोर पेपर हैं और दोनों आपको पढ़ने को मिलते हैं। डेवलपमेंटल सेकेंड ईयर में मोस्टली और डीओपीटी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है। देन आ जाते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च पर, जिसे पीआर भी कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैंने और ये भी कोर पेपर है, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके साथ कोई चॉइस में पेपर भी नहीं है। देन सोशल साइकोलॉजी, ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट है और ये भी कोर पेपर है। एक अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, अब अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक सिमिलर हैं बट दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं। ये दोनों मैंने पढ़े थे सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 में। देन पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है।
एंड ये DSC है, मतलब ये मेन कोर पेपर नहीं है, बट ये आपको एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, साइकोलॉजी में। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़, इस पेपर का ये नाम भी है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर है, मैंने सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में पढ़ा था। देन आ जाता है कम्युनिटी साइकोलॉजी, ये भी एक DSC है और ये मैंने नहीं पढ़ा है। फिर आती है एक चॉइस, फॉरेंसिक एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ये दोनों DSC हैं, जिसमें से मैंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ा है, जिसे हम क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी का भी नाम देते हैं। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या आ जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम वही सारी बात करते हैं कि अटेंशन क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हमारा ये सारा अटेंशनल प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं, और हमारा सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो मुझे लगा कि मैं कुछ नया पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ा। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैंने रेफ़र की थी इस सब्जेक्ट को और इस पेपर को समझने के लिए, वो थी जेफरी डैमर की वेब सीरीज़। ठीक है, देन आते हैं इमोशन इंटेलिजेंस पे। इमोशन इंटेलिजेंस भी एक स्किल एनहांसमेंट पेपर है जो कि पढ़ाया जाता है अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं तो, और मैंने ये पढ़ा है। एक सब्जेक्ट और है, जगह नहीं थी लिखने की, जो मैंने पढ़ा हुआ है, वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी था। मेन जो फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, और ये भी मेन सब्जेक्ट है, जिसे हम ITP के नाम से भी बोलते हैं। तो ये सारे पेपर्स हैं जो अगर हम साइकोलॉजी ऑनर्स लेते हैं तो हमें पढ़ने पड़ते हैं। एंड इसमें से कुछ कुछ मेन कंपलसरी हैं, कोर सब्जेक्ट जैसे कोर पेपर भी बोलते हैं, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चॉइस के साथ दिए जाते हैं और हमारी मर्ज़ी होती है कि हमारा इंटरेस्ट जहाँ पर हम वो पढ़ें। जैसे मेरे पास चॉइस थी कि मैं हेल्थ साइकोलॉजी लूँ या फिर वो लूँ। कौन सा था मेरे पास इस बार, कि मैं कल्चरल या इंडिजिनस साइकोलॉजी लूँ, और साथ में साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी भी था, इन तीनों में चॉइस थी। तो मैंने कल्चरल और इंडिजिनस साइकोलॉजी पढ़ना पसंद किया, क्योंकि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का पेपर है उसमें मोस्टली बहुत सारे टॉपिक सेम है, सिमिलर है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी के पेपर से बहुत मैचिंग है कि माइंड बॉडी का रिलेशनशिप क्या होता है, ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, एवरीथिंग। और बायो साइकोलॉजी में भी हमने थोड़ा बहुत वो चीज़ पढ़ी है। तो ये सारे थे पेपर्स जो पढ़ने को मिलेंगे अगर हम साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं तो, जिसमें से थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं वही दो पेपर में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च 1 एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च 2। यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स पढ़ने को मिल जाएगी, बाकी सारे पेपर्स केवल और केवल थ्योरी के हैं। एंड रही बात प्रैक्टिकल्स की, जो कि इन पेपर्स के साथ हमें हर सेमेस्टर में 2 या 3 प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, जो हम फाइलें बनाते हैं और फिर हमारा वाइवा होता है। उसमें थोड़ी बहुत मैथ्स आएगी क्योंकि स्कोरिंग करेंगे, डेटा कलेक्शन होगा, तो स्टैट्स तो लगेगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स थे जो मैंने पढ़े हैं। और भी काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है इन पेपर्स के अलावा, वो मैंने पढ़ा नहीं है और लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ पीस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यूथ साइकोलॉजी, और अंडरस्टैंडिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ भी पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये सारा भी पढ़ाया जाता है। पेपर्स के नाम मैंने कुछ लिखे नहीं हैं इनके, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ा और जगह भी नहीं थी लिखने की। देन हम बात कर लेते हैं कि BA साइकोलॉजी ऑनर्स कौन कौन से DU के कॉलेजेस देते हैं। तो DU के कुछ कॉलेजेस ही देते हैं ये कोर्स, और एक तो मतलब ज़्यादातर गर्ल्स कॉलेज में ये कोर्स तुम्हें मिल जाएगा, जैसे लक्ष्मीबाई में है, और हमारा कमला नेहरू केशव महाविद्यालय ये कोर्स देते हैं। प्लस कोएड कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो आर्यभट्ट में है ये, और BR अम्बेडकर भी देता है ये कोर्स, जाकिर हुसैन भी देता है, और इंद्रप्रस्था अगेन वुमेंस कॉलेज, LSR अगेन वुमेंस कॉलेज ये कोर्स देता है, एंड शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर वुमेन वो भी ये कोर्स देता है। तो कुछ कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स पढ़ाते हैं। भारती कॉलेज भी पढ़ाता है ये कोर्स। ठीक है, तो जिसको BA साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़नी हो या इंटरेस्ट हो पढ़ने में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बट इसमें सिर्फ BA करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है गारंटी के साथ, तो इसके भरोसे मत रहना। और अगर कोई सोचता है कि मैं BA साइकोलॉजी ऑनर्स करके एक काउंसलर बन जाऊँ या अपना क्लिनिक खोल लूँ, तो BA साइकोलॉजी ऑनर्स करके तुम साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगना और तुम्हारे खुद का अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
बीए के बाद तुम्हें एमए इन साइकोलॉजी ऑनर्स भी करनी पड़ेगी एंड एमफिल भी करनी पड़ेगी एंड पीएचडी पहले था अब हट गया है, पीएचडी करनी इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी। इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम करना चाहो तो तुम रिसर्च पेपर लिख के पीएचडी भी कर सकते हो 2-3 साल की, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। एंड इफ़ यू वांट कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें पहले अपने लिए कुछ लाइक पैरों पे खड़े होना है और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और जॉब भी करनी है, तो पीएचडी इतनी ज़रूर नहीं लगती, तो इट्स टोटली अप टू यू। बट हाँ, बीए के बाद एमए इन साइकोलॉजी ऑनर्स और एमफिल करनी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद तुम्हें एमफिल भी किसी आरसीआई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से करनी है जो तुम्हें आरसीआई का लाइसेंस दे सके कि तुम अपना क्लिनिक खोल सको। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजी टीचर इन स्कूल, तो बीए करने के बाद तुम डायरेक्ट बीएड कर सकते हो, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद तुम स्कूल में साइकोलॉजी टीचर बन सकते हो। और मोस्टली जैसे मेरे में था, मेरी जो स्कूल की थी साइकोलॉजी टीचर, उन्हीं को हम स्कूल में काउंसलर भी बोलते थे, तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो तुम कर सकते हो वो चीज़, क्योंकि मोस्टली तुमने सब कुछ पढ़ लिया है इसमें, वो तुम्हें आगे का और अच्छा इस फील्ड के बारे में और ब्रॉडर नॉलेज देने वाले हैं। बट मेन बेसिक पार्ट, मेन बेस जो है साइकोलॉजी का, वो तुम पढ़ कर आए हो, तो कहीं ना कहीं तुम काउंसलर हो जाते हो। बट इस लायक नहीं कि तुम अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ और तुम लोगों को एडवाइस दो या उनके डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट दो। उसके लिए तुम्हें और अच्छी खासी ढेर सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो एमए और एमफिल के बाद ही मिल पाती है। और उसके बाद तुम एक रेप्यूटेड क्वालिफिकेशंस के साथ अपना क्लिनिक खोल सकते हो, इवन इन हॉस्पिटल और अपनी मर्ज़ी की जगह पर भी, ठीक है। और क्या था, हाँ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कॉलेज टीचर या लेक्चरर, साइकोलॉजी जो पढ़ाता है या जो इनमें से कोई भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाता है कॉलेज में, तो जैसे मेरे टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं, दे हैव डन बीए, देन एमए, देन एमफिल एंड देन पीएचडी एज वेल। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसमें कितनी सारी पढ़ाई है, संघर्ष बहुत सारा है, स्ट्रगल बहुत सारा है, स्ट्रेस भी बहुत सारा है, और हम स्ट्रेस पढ़ेंगे भी इसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सबसे पहले इसी से चालू करने वाली हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, क्योंकि सबसे आसान पेपर यही है और सबसे कम सिलेबस इसका है, सबसे जल्दी शुरू होगा और सबसे जल्दी ख़त्म होगा ये, ठीक है। उसके बाद मे भी मैं यूडीपीडी चालू करूँ, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड और बहुत वास्ट पेपर है। इसमें हम हर एक डिसऑर्डर्स के DSM-5 क्राइटेरियाज़ की बात करेंगे, कौन सा डिसऑर्डर कैसे आया, कहाँ से इमर्ज हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, और उसका DSM-5 क्राइटेरिया क्या है। तो इट्स अप टू यू, बट येस, जोश में भी और होश में भी और दिमाग से काम लेते हुए अगर कोई बीए साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहे, तो ये सब सोच के चले कि उसे 3 साल बीए में देने हैं, 2 साल एमए में देने हैं, देन 2 साल एमफिल में, एंड देन 3 से 4 साल की पीएचडी में देने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो पेपर है वो पढ़ना चालू कर देंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसमें 4 यूनिट्स ही हैं मोस्टली, हर पेपर में 4 यूनिट्स होंगी, उस हिसाब से वील फिनिश टाइम पे सब कुछ। और आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क फ्रीली। एंड थैंक यू सो मच यार, मैं बहुत खुश हूँ दैट कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मेरा एक कोई वो भी बढ़ता है ना, मतलब एक भी कोई वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, सीरियसली मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। एंड बीच में मेरे अभी 200 समथिंग थे और अभी 400+ हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल। कीप सपोर्टिंग एंड डू सपोर्ट जिज्ञासा जग्गू, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर, टाइम भी कीमती है कीमती वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।